नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार के द्वारा चुनाव से पहले जो 10 गारंटियां दी गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रविवार को शपथ ली है। इसके साथ ही वो आधिकारिक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 4 बार के विधायक सुक्खू एक बस ड्राइवर के बेटे हैं और उन्होंने शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परिसर से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी, जब वो शिमला के सरकारी कॉलेज संजौली में छात्र थे। मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी जाएगी। भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन के तमाम बड़े नेता भाग लेंगे। बताना होगा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 182 सीटों वाली गुजरात की विधानसभा में बीजेपी को 156 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। सितंबर 2021 में बीजेपी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था और भूपेंद्र पटेल को कुर्सी सौंपी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चाओं को लेकर एक कार्यक्रम में जवाब दिया। खट्टर ने करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम में कहा कि सोशल मीडिया का शौक रखने वाले कुछ लोगों को रात को मुख्यमंत्री बदलकर सोने की आदत हो गई है। खट्टर ने कहा कि फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री बदलने के फैसले नहीं होते, लेकिन मजे लेने वाले लोग मजे लेते हैं। खट्टर ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा करते हैं कि ये मुख्यमंत्री गया, कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई आए या ना आए, आपको काम चाहिए। बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा और ये हमारी विचारधारा, उपलब्धियों और घोषणा पत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के हिसाब से कुछ भी नहीं बदलता है। बता दें, हरियाणा के पंचायत चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन के बाद इस तरह की चर्चाओं का दौर है कि मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है। दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे राजा पटेरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने की अपील को लेकर पूरी तरह घिर गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें, पन्ना में कांग्रेस की एक सभा में पीएम मोदी की हत्या के कथित आह्वान वाला पटेरिया का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता पटेरिया एक सभा में कह रहे हैं, मोदी चुनाव खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हालांकि उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब चुनाव हराने से है। वहीं बीजेपी और सरकार ने बयान पर पटेरिया को घेर लिया है, उनकी आलोचना की जा रही है। उधर पटेरिया ने बयान पर विवाद के बाद सफाई देते हुए कहा है वो गांधी को मानने वाले हैं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में मोदी को हराया जाए। राजा पटेरिया के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, मैंने पटेरिया जी के बयान को सुना है और निश्चित तौर पर उससे ये स्पष्ट होता है कि अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। उसे तो उन्होंने आज़ादी के बाद ही खत्म कर दिया था। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। मिश्रा ने कहा कि जिस तरह इनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह और कन्हैया कुमार चल रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि करता है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पर पटेरिया द्वारा की गई इस बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए एसपी को तत्काल एफआईआर करने का निर्देश दे रहा हूं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजा पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। राजस्थान में आज 8वें दिन भारत जोड़ो यात्रा जारी है। सुबह 6 बजे से शुरू हुई इस यात्रा में आज सिर्फ महिलाएं शामिल हो रही हैं। यात्रा को महिला शक्ति पदयात्रा का नाम दिया गया है। आज राजस्थान के जिला बूंदी से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सैकड़ों महिलाएं राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी दौड़ लगाते हुए भी देखी गई। आज की पदयात्रा को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तय रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ काम किया और कोशिश की कि उसके उम्मीदवार हार जाएं। नीतीश जदयू के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। नीतीश ने कहा कि उन्हें याद दिलाना चाहिए, इससे पहले कभी भी हमारी पार्टी ने 2005 या 2010 के विधानसभा चुनावों में कम सीटें नहीं जीती थी।
2020 में हमें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमारे उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करने की कोशिश की। बता दें कि जदयू आरोप लगाता रहा है कि भाजपा ने तब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मदद से विधानसभा चुनाव में साजिश रची, तब पासवान ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता का मुद्दा उठाया। नीतीश ने रविवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं, अगर वो सब साथ मिलकर लड़ें तो आम चुनाव भारी बहुमत से जीते जा सकते हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के एक सम्मेलन में कहा कि वो इसे हकीकत बनाने की कोशिश करते रहेंगे और ये अब इन पार्टियों पर निर्भर है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर ये लोग मेरी बात मानेंगे तो बीजेपी वाले हार जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे तो फिर मैं क्या करूं? हमने लगभग बात कर ली है, लेकिन अब इन पार्टियों पर निर्भर करता है। नीतीश ने कहा कि 2024 में कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा और अगली बार जो बनेगा वो मुख्य मोर्चा होगा। उन्होंने कहा यदि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियां हाथ मिलाने पर सहमत हों तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी, लेकिन फैसले के कुछ ही मिनट बाद अदालत ने अपना फैसला होल्ड पर डाल दिया क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अदालत से वक्त मांगा। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को 10 दिनों का समय दिया है ताकि वो अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। इसका मतलब 10 दिनों तक अनिल देशमुख जेल में ही रहेंगे। अनिल देशमुख 1 साल से जेल में बंद हैं। बता दें, देशमुख पर मुंबई के रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार कर लिया था। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।